नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव से पहले अगर तीसरे मोर्चे ने आकार लिया तो बड़े सियासी दलों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर राज्य में तीसरे मोर्चे का गठन हुआ तो उसकी क्या होगी रणनीति, साथ ही तीसरा मोर्चा बीजेपी कांग्रेस को कैसे देगा चुनौती, इन तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि आखिर गठबंधन का या मोर्चे का गणित क्या है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यह चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी दलों ने चुनावी रणनीति को आकार देना शुरू कर दिया है। राज्य में सालों से बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन 2023 में मुकाबला कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि राज्य में तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारियां हो चुकी हैं। राज्य में तीसरा मोर्चे ने आकार ले लिया तो फिर बीजेपी कांग्रेस जैसे बड़े दलों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तीसरे मोर्चे की धुरी भीम आर्मी दिखाई दे रही है, जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो कि आदिवासियों की है, जय आदिवासी युवा संगठन, युवा शक्ति संगठन, जिसमें आपस में घमासान मचा हुआ है, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। तो ये तमाम घटक दल शामिल हो सकते हैं गठबंधन में, तीसरे मोर्चे में। और ऐसा माना जा रहा है कि तीसरा मोर्चा आदिवासी मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री देगा। और ये उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, यानी कि डिप्टी सीएम कौन होंगे? एक दलित, दूसरा ओबीसी और तीसरा अल्पसंख्यक। और इसी फार्मूले पर चुनाव में उतरने की तैयारी की जा रही है। ये जो तीसरा मोर्चा है, ये मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहा है, लेकिन उनका जोर दलित और आदिवासी बहुल सीटों को जीतने पर रहेगा। माना जा रहा है कि तीसरा मोर्चा बीजेपी कांग्रेस को 82 सीटों पर कड़ी चुनौती देने वाला है। और कुछ ऐसा ही संकेत आज महू पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिए। एक बार सुन लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही हम लोग जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको इस देश में अवसर और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है। आज हम लोग इसलिए नमन करने आए कि यहाँ से एक मजबूत ऊर्जा लेके जो आज वर्तमान का समय चल रहा है उस लड़ाई को मजबूती से लड़ सके, क्योंकि आज जिस तरह से अधिकार विहीन हो रहे वंचित वर्ग के लोग, तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होना पड़ेगा। और ये एकता इस बात का पैमाना है कि आने वाले कल में ये वंचित वर्ग इकट्ठे होकर इस अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे इन वर्गों को। संविधान की रक्षा और उसको लागू कराने का संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ आए। बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण के संविधान किस तरह जो छलनी कर रही है और उसको बचाना पड़ेगा। आज अब पहली बार जब मैं आया हूँ एक नई ऊर्जा के साथ और संकल्प के साथ, और ये स्थान हम सब लोगों को प्रेरणा देता है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर चलें। शोषित, वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का अन्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न और सबसे बड़ा अनमोल रत्न जो उन्होंने दिया वो हमें संविधान दिया। और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में अब यह समझना जरूरी है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन में भीम आर्मी अहम भूमिका निभा रही है।
दरअसल भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की राजनीतिक शैली दलित युवाओं में खासी लोकप्रिय है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के दलित युवा उनसे तेजी से जुड़ रहे हैं। हर जिले में भीम आर्मी का संगठन खड़ा किया जा रहा है। भीम आर्मी का प्रचार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के लिए भी खतरा है। प्रदेश की 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी का यानी कि बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव है। भीम आर्मी की कोशिश बीएसपी के वोट में सेंध मारने की है। भीम आर्मी की नजर मध्य प्रदेश के 123 विधानसभा सीटों पर है। इनमें 35 अनुसूचित जाति की सीट है यानी कि एससी की हैं और 47 सीट आदिवासियों की यानी अनुसूचित जनजाति की आरक्षित हैं। ये सीटें प्रदेश की 41 सामान्य सीटों पर एससी एसटी वोटर निर्णायक भूमिकाओं में है। अगर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव का यह संकेत आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में आकार लेता है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यह चिंता का सबब होगा। और यही कारण है कि भीम आर्मी राज्य में आदिवासी सीएम बनाने की बात कर रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री के बहाने प्रदेश की 23% आदिवासी आबादी को साधने की भी कोशिश है। वहीं दलित, मुस्लिम और ओबीसी को डिप्टी सीएम बनाने का भी प्लान है। प्रदेश में 2011 की जनगणना के मुताबिक 50 लाख मुस्लिम वोटर हैं। ये मालवा, निमाड़, भोपाल संभाग की 40 सीटों पर असरदार है। पहली बार किसी पार्टी ने मुस्लिम डिप्टी सीएम यानी कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की है। दलित आदिवासियों के साथ मुस्लिमों का गठजोड़ ज्यादा प्रभावी होगा। अब यहां यह भी समझना है कि आखिर भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जयस के साथ मिलकर ये तीसरे मोर्चे का गठन आखिर क्यों करना चाहता है। इसे समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में चलना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। असल में भिंड, मध्य प्रदेश का भिंड मुरैना, भिंड से शुरू होता है उत्तर प्रदेश का हिस्सा, जो अगर आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को देखें, जो उत्तर प्रदेश का भिंड शुरू हुआ और उसके बाद वो बुंदेलखंड से होता हुआ ये पूरा पहुंचता है सतना, सीधी, रीवा, उस बेल्ट से जाके लगता है। तो यहां से जो इलाका चलता है मध्य प्रदेश का, वो पूरा उत्तर प्रदेश का बेल्ट है। यानी कि मध्य प्रदेश का ये हिस्सा और उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा, वहां के लोग, वहां आपस में रिश्तेदारियां होती हैं, वहां का रहन सहन, वहां की भाषा सब एक जैसी है। और ये बेल्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी बेल्ट में आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव है और समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव है। यहां से कुछ विधायक, करीब बहुत कुछ समय पहले तो बसपा के भी 5-7 विधायक हो जाते थे, समाजवादी पार्टी के भी 5-7 विधायक हो जाते थे। लेकिन हाल के करीब 10-15 सालों में हमने देखा है कि बसपा और समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत एनर्जी नहीं लगाई। जब तक मुलायम सिंह सक्रिय थे वो करते थे, लेकिन अखिलेश ने कभी उतना ध्यान नहीं दिया। अब पहली बार मध्य प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक तीसरे मोर्चे के तौर पर संगठन में नजर आ रहे हैं। तो मैं जो जिक्र कर रहा था कि हमको थोड़ा उत्तर प्रदेश चलना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव और यह गठबंधन समझने में तीसरे मोर्चे का। तो आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भीम आर्मी ने समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया था। दरअसल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि ओबीसी मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अब भीम आर्मी दलित और गोंडवाना गणतंत्र आदिवासियों की पार्टी की राजनीति करती है। तो इस तीसरे मोर्चे में जयस भी एक धड़े में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। जयस का एक धड़ा है डॉक्टर आनंद राय, जिस पर हाल ही में जो अलावा है, जो कि संरक्षक हैं जयस के, उन्होंने आनंद राय पर आरोप लगाया है कि कई लोगों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जनरल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया, महिला विंग की अध्यक्ष नियुक्त कर दी और ये जयस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जयस का मैं संरक्षक हूं, ये सारी नियुक्तियां अवैध है। लेकिन आनंद राय एक अलग तस्वीर में नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्द जयस 2 भागों में बंट जाएगा। तो आनंद राय की अगुवाई में अब जो अलग हुआ धड़ा जयस का है, वो इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। और अभी हाल ही में लोकेश मुजालका हैं, आपको नाम याद होगा, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया जयस का।
इस धड़े ने तीसरे मोर्चे के साथ मिलकर 120 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब तीसरे मोर्चे के आकार लेने के बाद घटक दल आपस में बातचीत कर सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। यहां पर यह भी जान लेते हैं कि राज्य में 6 अंचलों में तीसरा मोर्चा किस रणनीति पर काम करेगा। सबसे पहले बात मालवा निवाड़ की कर लेते हैं। इस अंचल की 66 सीटें मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी मानी जाती है। भीम आर्मी यहां जैस के साथ मिलकर दलित आदिवासी समीकरण के सहारे अतिरिक्त अधिकतर सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। इस अंचल में मुस्लिम की भी कई सीटों पर प्रभावी भूमिका है। समाजवादी पार्टी की मदद से तीसरा मोर्चा मुस्लिम मतदाताओं को साधने की तैयारी कर रहा है। अब आप समझिए, महाकौशल की तस्वीर समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर अब कांग्रेस भी खिसक रही है और बीजेपी का जनाधार बड़ा कमजोर हो रहा है। बीजेपी महाकौशल को लेकर चिंतित है और आने वाले समय में चाहे वो केंद्र का मंत्रिमंडल हो या राज्य का मंत्रिमंडल हो, जब उसमें विस्तार होगा तो आप देखिएगा कि महाकौशल को किस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो महाकौशल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े अंचल में 38 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां 2018 में समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मिलकर कई सीटों पर कड़ी चुनौती दी थी। इस बार भीम आर्मी के सहारे दलित वोटरों को भी साधना है। तीसरा मोर्चा इसी समीकरण के सहारे इस अंचल की 38 सीटों पर बड़ा उलटफेर करने की जुगाड़ में। आपको ग्वालियर चंबल लिए चलता हूं। राजनीतिक दृष्टि से यह अंचल बहुत महत्वपूर्ण है और ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं। प्रदेश की सियासत के बड़े बड़े नेता इसी अंचल से आते हैं और इस अंचल में भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी की भी अच्छी खासी पैठ हो गई है। समाजवादी पार्टी की तो पहले भी ठीक है। तो तीसरा मोर्चा यहां ओबीसी और दलित मुस्लिम वोटरों की मदद से एक बड़ा खेल कर सकता है। भोपाल नर्मदापुरम इलाके में चलते हैं। प्रदेश के मध्य क्षेत्र में विधानसभा की 32 सीटें आती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और इसी अंचल के सीहोर जिले की बुधनी से विधायक हैं। इस अंचल में ओबीसी दलित मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में। भीम आर्मी यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अधिकतर सीटों पर चुनौती दे सकती है। विंध्य अंचल क्या कहता है? पिछली बार बीजेपी को सबसे ज्यादा मदद मिली थी और बीजेपी अगर सरकार बनाने की स्थिति में आई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, तो केवल इस अंचल के सीटों के कारण, जो कि पहले कांग्रेस का साथ देता रहा। अगर कांग्रेस का साथ ये इलाका 2018 में साथ देता तो शायद बीजेपी सोच भी नहीं पाती कि दोबारा से मध्य प्रदेश में उलटफेर करे। तो विंध्य अंचल प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा अंचल है विंध्य का और इस इलाके में प्रदेश की 30 विधानसभा की सीटें हैं। यहां से भी बीजेपी कांग्रेस में बड़े क्षत्र पाते हैं। मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम यहीं से हैं। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, हालांकि बहुत लंबे समय तक इंतजार उन्हें करना पड़ा। विंध्य को इंतजार करना पड़ा कि विंध्य से कम कोई अच्छा बड़ा नेता अपनी उपस्थिति दर्ज दे सत्ता में या संगठन में। विंध्य अंचल की सीमा उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण यहां समाजवादी पार्टी के साथ भीम आर्मी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रभावी भूमिका में। पिछली बार इस अंचल की कई सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों को 10 से 30 हजार तक वोट मिले थे। अब एक और इलाका बुंदेलखंड, जो इस बार हर राजनीतिक दल को चौंकाएगा। बुंदेलखंड प्रदेश का सबसे छोटा अंचल है। यहां पर विधानसभा की 29 सीटें आती हैं। बुंदेलखंड में भोपाल के नजदीकी जिलों में बीजेपी कांग्रेस तो यूपी से सटे जिलों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मजबूत स्थिति में रहते हैं। भीम आर्मी ने छतरपुर को केंद्र बनाकर पिछले दिनों आंदोलन भी किए हैं। यहां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भीम आर्मी दलित वोटरों का गठजोड़ तैयार कर सकती है और कांग्रेस बीजेपी दोनों को परेशान कर सकती है। अब साल 2003 और 2013 के आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं, जिसमें हमने यह जानने की कोशिश की कि राज्य के एससी एसटी वोटरों को किस पार्टी ने कितनी सीटें दी। 2003 में एससी ने बीजेपी को 30 सीटें तो एसटी ने 37 सीटें जिता कर दी है। कांग्रेस को एससी ने 5
और एसटी ने 10 सीटें जिता कर दी। वहीं 2008 में एससी ने बीजेपी को 25 तो एसटी ने 29 सीटों पर जीत दिलाई। कांग्रेस को एससी ने 10 और एसटी ने 18 सीटों पर जीत दिलाई। 2013 की बात कर लेते हैं। यहां पर एससी वोटरों ने बीजेपी को 28 सीट तो एसटी वोटरों ने 32 सीटों पर जीत दिलाई। कांग्रेस को एससी वोटरों ने 5 और एसटी वोटरों ने 15 सीटें दिलाई। 18 की चर्चा कर लेते हैं कि जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई तो क्यों हुई, इसको समझिएगा। यहां पर 2018 में एससी वोटरों ने बीजेपी को 18 सीटें तो एसटी वोटरों ने मात्र 16 सीटें दी हैं। कांग्रेस को एससी वोटरों ने 17 सीट दी और एसटी यानी कि आदिवासी वोटरों ने 31 सीटें दी और यही सीटें थी जो कांग्रेस को सत्ता तक लेकर गई। अब राज्य में तीसरे मोर्चे के गठन से किसको सियासी नफा नुकसान होगा, ये भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता रहा है। तीसरे पार्टी की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रही है। यहां तक कि एक बार खुद बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती ने अपनी ही पार्टी से विद्रोह किया और अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़ी, लेकिन ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। मात्र 6 सीटें उनके पास पहुंची और वो 6 विधायक भी बीजेपी के नेताओं के संपर्क में आने के बाद भाग गए, यानी कि बीजेपी में वापस चले गए। तो बीएसपी ही रही है मुख्य दल के तौर पर जो प्रदेश की 50 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में सफल होती रही। हालांकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटों पर मजबूत चुनौती देते रहे हैं। अब प्रदेश में भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, इसके साथ साथ गोंडवाना गणतंत्र और जैश, ये दोनों आदिवासी समाज की पार्टी है। तो जैश के एक धड़े ने मिलकर अब तीसरा मोर्चा बना लिया है। ये जो समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, इसके साथ राष्ट्रीय लोकदल, जैश और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इन्होंने एक तीसरा मोर्चा बना लिया। अब ये तीसरा मोर्चा प्रदेश की सभी 230 सीटों पर लड़ाई लड़ने जा रहा है और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी भी इस बार मजबूती से 2030 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल भोपाल पहुंचे थे। भोपाल में उन्होंने एक सभा में इस बात की घोषणा की कि आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब यदि 2018 के चुनाव को आधार माने तो कांग्रेस के पक्ष में दलित और आदिवासी वोटरों का झुकाव ही उसे सत्ता में लाया था। अब दलित आदिवासियों के अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने पर इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। यह अलग बात है कि यदि चुनाव में तीसरा मोर्चे ने कोई कमाल दिखाया तो चुनाव के बाद बनने वाला गठबंधन में कांग्रेस के लिए समझौते की गुंजाइश अधिक रहेगी, क्योंकि ये जो गठबंधन है इसमें समाजवादी पार्टी है, इसमें भीम आर्मी है, इसमें राष्ट्रीय लोकदल है। स्वाभाविक तौर पर ये बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर जाने की कोई गुंजाइश होती है और त्रिकोणीय स्थिति बनती है तो ये कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की, लेकिन केंद्र में भी एक मोर्चा बन रहा है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि सत्ता का खेल पूरा चल रहा है और जो सत्ता का खेल चल रहा है, इस सत्ता के खेल में मध्य प्रदेश में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 2 दशक में मध्य प्रदेश के जो परिणाम आए हैं, परिणाम उससे चौंकाने वाले नजर आएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या फिर एक जो तीसरा मोर्चा बन रहा है वो, ये तीसरा मोर्चा बहुत खतरनाक हो सकता है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए। कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी और कितनी सीटें कांग्रेस ये तीसरा मोर्चा जीतेगा, यह भी कह नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि ये कांग्रेस और बीजेपी का जो समीकरण है, इनका जो सर्वे है, इनके चेहरे चुनने की स्थिति है और इसके साथ साथ इलाकों में तमाम संगठन और सत्ता के बीच बैठाने का समीकरण है, ये सबको बिगाड़ देगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा। अक्सर जब कोई भी चुनाव आता है तो हर राजनीतिक पार्टी अपने अनुभव के आधार पर और पुराने आंकड़ों के आधार पर चीजें तय करती हैं। और आजकल तो सर्वे चलने लगा है, 1 सर्वे 2 सर्वे की भी लेयर्स होती हैं कि आपको कहां जाके सर्वे करना है, तो चीजें समझ में आती हैं। लेकिन आप अपने दल का सर्वे करते हैं, आप जनता का सर्वे करते हैं, आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या चाहती है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी और तीसरा मोर्चा आ जाएगा तो किसी को समझ ही नहीं आएगा मुद्दों का
चेहरों का, वादों का और बातों का इतना घालमेल हो जाएगा कि मतदाता समझ ही नहीं सकता। और खासकर मैं बता रहा हूं चंबल संभाग, बुंदेलखंड और बघेलखंड, चंबल संभाग, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये 3 ऐसे इलाके हैं जो समीकरण बिगाड़ेंगे। और यह समीकरण अगर ठीक से तीसरा मोर्चा चुनाव लड़ता है तो परेशानी पैदा कर सकता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। लेकिन शुरुआत थी, उपस्थिति थी चंद्रशेखर आजाद की, अखिलेश यादव की, वो हमने देखी। लेकिन आगे यह दौर कितना मजबूत होता है